I'm Imani Sharma, your educator. I warmly welcome you all to yet another YouTube video, जिसमें we are going to move forward with the previous year question series from December 13, 2023. कौन सी यूनिट से वी आर डीलिंग विद द क्वेश्चंस? वी आर डीलिंग विद द क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि आपके पेपर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट है. ईच एंड एवरी यूनिट इट हैज एन इक्वल वेटेज. 5 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 2 मार्क्स ईच, राइट? सो हाउ आर यू गोइंग टू प्रोसीड विद द इंटायर वीडियो इज, आप लोग वीडियो देखेंगे, कीप योर पेन, पेपर, नोटबुक्स एक्सेट्रा विद योर ओन सेल्स. जहां पे यू सी अ क्वेश्चन, pause the video, read the question, play it again to see if you are answering it in the right manner, right? So the very first question जो आज के लिए हमारे पास है from 13 December वाली shift, it goes like कि advantages बताने हैं of close-ended questions in a survey research. We have talked about open-ended and close-ended questions in the previous videos as well. So I hope आप लोग answer कर पाओ. Pause your videos. The answer to this question is option B, that is B and C only. A क्यों नहीं है? Close-ended questions क्या होते हैं? Where the researcher has given you responses और आप उसमें से ही choose कर सकते हो. कभी खाना ऑर्डर करते हो from any online delivery app, it just gives you option of rating from 1 to 10 based on your satisfaction from the food. ठीक है, तो आप उस 10 की रैंकिंग में से ही चूज करते हो, या आप चूज करते हो यू लाइक इट वेरी मच, इट वाज ओके, यू डिड नॉट लाइक इट एट ऑल. दैट इज व्हाट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, जहां पे ऑप्शंस आपको रिसर्चर ही देता है, आप अपना मीनिंग जो है अलग से नहीं बना सकते. यू कैन नॉट गिव राइट, यू नो, द रिसर्चर, सॉरी, वो आपको राइट नहीं देते हैं टू क्रिएट अ न्यू रिस्पॉन्स फॉर योर ओन सेल्फ. आप जो है, जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से यू गाइस विल चूज. ओपन एंडेड में आप मर्जी से आंसर दे सकते हो. दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट हियर, क्योंकि ये जो ऑप्शन बनता है ऑप्शन 1, ये आपका ओपन एंडेड का बन जाता है. ये आपका ओपन एंडेड का बन जाता है क्योंकि ओपन एंडेड में जो है रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो अनयूजुअल होते हैं. एक इंसान से सेम सवाल पूछोगे, वही सवाल इफ यू विल आस्क टू द अदर पर्सन, द रिस्पॉन्सेज माइट वेरी. इन क्लोज एंडेड इट कैन बी सेम फॉर 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स, क्योंकि उनको एक ही सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज दिया जाएगा. सो इट इज इजी टू प्रोसेस. यस ऑफ कोर्स, क्लोज एंडेड जो होता है उसमें चीजें जो हैं उनका आंसर निकालना इजी होता है फॉर द रिसर्चर, बिकॉज दे डोंट हैव टू रीड द इंटायर डिस्क्रिप्शन. ओपन एंडेड में आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ आंसर्स पढ़नी पड़ती है और फिर कंक्लूजन निकालना पड़ता है. अच्छा, इस वजह से ये कह रहे हैं कि मुझे खाना पसंद नहीं आया. बट in the close ended question you will just see, अच्छा, did not like it, वही चीज हो गई. So that's why they are easy to process. They reduce the possibility of variability in recording of answers, क्योंकि variability किस में आती है? ओपन एंडेड में आती है, क्लोज एंडेड में variability नहीं आती. तो B and C is the correct option here with close ended questions. Researcher gives the following option to a respondent while asking a question during a survey. इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एम्बिग्विटी वाला है, एम्बिगुअस है, यानी कि वो सिर्फ एक उत्तर नहीं है, इट हैज मल्टीपल ऑप्शंस, एक जवाब नहीं है उसका. इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं ऐसे? पॉज योर स्क्रीन. The right answer to this question is A, B and C only, that is option A. D not at all जो है ये ambiguous नहीं है. ये कह रहा है कि हाँ, मैं कभी भी जो है फुटबॉल नहीं खेला हूं अपनी लाइफ में. आपको क्वेश्चन पूछा, डू यू प्ले फुटबॉल और हैव यू एवर प्लेड फुटबॉल इन योर एंटायर लाइफ टाइम? नॉट एट ऑल कह रहा है, नहीं, कभी नहीं. इसका मतलब ये आंसर जो है इसका एक ही जवाब है. अगर कोई और आंसर दे, वेरी ऑफ्टन आई डू प्ले, क्वाइट ऑफ्टन कभी कभी, नॉट वेरी ऑफ्टन मतलब कभी खेल लेता हूं कभी नहीं खेल लेता हूं, ये ऑप्शंस जो हैं दे आर एम्बिगुअस, यानी कि इनका एक आंसर नहीं है. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर टू दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स. याद रखना है, स्क्रीन पॉज करेंगे जब भी क्वेश्चन दिखेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवांटेजेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस. कंटेंट एनालिसिस के एडवांटेजेस बताने हैं. पॉज योर स्क्रीन. The right answer to this question is option D only. That makes it तीनों options को correct. कि हमारा content analysis होता क्या है?
जब आप लोग कोई भी चीज होती है उसको कोई कंटेंट दिया है उसको डीपली एनालाइज कर रहे हो, दैट इज कंटेंट एनालिसिस, राइट? इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड, क्योंकि आपको पता होगा व्हाट थीम्स आर यू ट्राइंग टू चूज। अगर आप कोई पर्टिकुलर बुक पढ़ रहे हो, उसमें रेसिज्म की थीम है, ठीक है, उसमें सेक्सिज्म की थीम है, उसमें जेंडर बायसनेस की थीम्स है जो यही सेक्सिज्म के साथ रिलेटेड है, तो आप ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हो कि आपने ये चीजें पढ़ी हैं और ये आप बैकअप दे रहे हो। कंटेंट एनालिसिस ट्रांसपेरेंट मेथड होता है। इट इज ऑफन रेफर्ड टू फेवरेबली एज अनऑब्स्ट्रूसिव मेथड। अनऑब्स्ट्रूसिव मेथड होता है नॉन रिएक्टिव मेथड, यानी कि there will be no people or participants as so much available, क्योंकि आप कंटेंट को एनालिसिस कर रहे हो, आप पार्टिसिपेंट का एनालिसिस नहीं कर रहे हो। आपने कोई बुक उठा ली, कोई रिसर्च पेपर पढ़ लिया, यू हैव रेड समथिंग इन अ न्यूज़पेपर एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी बायस्ड। आप उस न्यूज़पेपर को पढ़ के बायस नहीं हो सकते। हो सकता है पार्टिसिपेंट को देख के आप बायस हो जाओ, अनऑब्स्ट्रूसिव में बायसनेस नहीं होगी, कंटेंट एनालिसिस ट्रांसपेरेंट है, बायसनेस नहीं होती, व्हिच ब्रिंग्स इट टू अ थर्ड पॉइंट, हाईली फ्लेक्सिबल है। आप इसमें चीजें बदल सकते हो, कभी भी आप कहीं से भी कंटेंट ले सकते हो, आप नोटबुक से ले सकते हो, जर्नल से ले सकते हो, एनेक्डोट से ले सकते हो। सो यू कैन बी ओपन टू मल्टीपल वेज ऑफ गैदरिंग द कंटेंट एंड देन एनालाइजिंग इट, ठीक है? इस वजह से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, जब दो वेरिएबल्स दे आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीजेस सो डज द अदर, तो आप इससे क्या अंदाजा लगा सकते हो? व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द फॉलोइंग? व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द फॉलोइंग? द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट वो दोनों वेरिएबल्स जो हैं दे आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कि एक बच्चा है जिसका नाम ए है, ठीक है, चाइल्ड ए, वो बहुत पढ़ता है, स्टडीज वेरी मच, तो उसके मार्क्स जो टेस्ट में आएंगे, स्कोर्स हाई इन द टेस्ट। उधर हमारे पास है चाइल्ड बी जो बहुत कम पढ़ता है, स्टडीज वेरी लेस, तो उसके मार्क्स जो हैं वो कम आएंगे, ठीक है, उसके मार्क्स कम आएंगे। सो व्हाट आर वी सीइंग दैट दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि हमारा जो कॉज है, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इट इज हैविंग एन इंपैक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज आवर इफेक्ट। हमारा इफेक्ट निकल रहा है, अगर मैं ज्यादा पढ़ूंगी तो मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊंगी, अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड है। अगर मैं भी पढ़ना, चाइल्ड ए भी पढ़ना कम कर दे तो उसके मार्क्स भी कम आने लग जाएंगे। So changes in one variable will lead to changes in the another variable, which makes it that दोनों जो है positively associated है। Next question. In cross-sectional research, a researcher studies the same population over time. और दूसरी statement कह रही है retrospective study में a researcher relies on people's memories and recollections of the past. Right answer is ऑप्शन 1 इज फॉल्स, ऑप्शन डी हमारा सही है। ऑप्शन 1 इज फॉल्स, ऑप्शन 2 इज ट्रू। यानी कि पुरानी वीडियो, इससे पहले जो पार्ट बना था उसमें आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट हाउ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जो होती हैं दे डू नॉट स्टडी द पॉपुलेशन ओवर टाइम, बट ओवर टाइम नहीं करती हैं, बट ओनली वन टाइम। रिमेंबर आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ, मैंने अपने फ्रेंड्स बुलाए, उनको पिज्जा खिलाया और उसी टाइम पे पूछा पिज्जा कैसा लगा। ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है व्हेन आई एम गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पीपल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली। लंबे समय के लिए अगर करोगे तो वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। 10 सालों तक सेम पॉपुलेशन को अगर आप उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हो, चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी। तो ये आंसर जो इन्होंने ओवर टाइम वाला दिया, ये क्रॉस सेक्शनल नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडनल है। अगर क्रॉस सेक्शनल होगा तो एक ही टाइम पे यू विल बी गैदरिंग डेटा। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, क्योंकि रेट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? अपनी पास्ट की चीजों को रिकलेक्ट करना, उनके ऊपर रेट्रोस्पेक्ट करना, उनके बारे में सोचना, दैट इज व्हाट इज रेट्रोस्पेक्शन। मैंने पास्ट में क्या करा था
उन चीजों के बारे में अगर स्टडी होती है वो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है, ठीक है. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट बट ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट. Next question, in naturalistic observation, the practice of dictamous recording यानी कि हाँ या ना वाली, यानी कि दो ऑप्शंस वाली, whether a behavior occurs or not, constitutes what type of sampling? ये नए तरीके का क्वेश्चन है. Take your time. The answer to this question is option C, यानी कि 1-0 सैम्पलिंग होगी. डिक्टमस का मतलब है या नहीं, यस और नो, ऐसे वाले ऑप्शन दिए होते हैं. 1-0 सैम्पलिंग में एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैं देखूं कि ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हुए देयर इज दिस वन चाइल्ड, हर 5 मिनट में वो किसी को अगर बुली कर रहा है तो मैं उसको उस बुलिंग के लिए 1 बोलूंगी, और अगले 5 मिनट में यानी कि हर 5 मिनट में बोल रही हूँ, पहले 5 मिनट में उसने बुली करा तो अच्छा 1, सेकेंड 5 मिनट में नहीं करा तो आई विल से 0, देन अगले 5 मिनट में फिर करा बुली तो 1 एंड 0, नहीं करा तो 0. दिस इज 1-0 सैम्पलिंग वेयर यू आर सीइंग नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में नेचुरली ऑब्जर्व कर रहे हो नेचर में बच्चे को खेलते हुए और देख रहे हो कि वो बुली कर रहा है या नहीं. 5 मिनट में अगर बच्चा खाना खा रहा है नहीं खा रहा है तो 1-0 सैम्पलिंग इसको कहते हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूजीसी regulations 2018, the authorities of a higher education institute cannot take suo moto notice of an act of plagiarism. अब ये वर्ड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सुओ मोटो क्या होता है? लीगल एक्शन ले सकते हैं विदाउट एनी अदर बॉडी इंटरवीनिंग, सो टू से, कि अगर किसी ने प्लेजराइज करा है, ये स्टेटमेंट कह रही है कि यूजीसी नेट प्लेजरिज्म एक्ट के तहत जो है कोई भी इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन का वो लीगल नोटिस या लीगल एक्शन नहीं ले सकता प्लेजराइज जो कर रहा है उसके अगेंस्ट. सेकेंड स्टेटमेंट कहती है प्लेजरिज्म मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्सेस वर्क और उसको अपना कह देना, ठीक है. सो पॉज योर स्क्रीन्स. राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, यानी कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. प्लेजरिज्म बिल्कुल इज एन एक्ट जहां पे हम किसी और का वर्क ले लेते हैं, वी कॉल इट आवर ओन. ये अलग तरीके का हो सकता है, पैराफ्रेज करके आप किसी का वर्क ले रहे हो, लैंग्वेज चेंज कर दी. मोजाइक प्लेजरिज्म है. आई हैव मेड अ वीडियो ऑन डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ प्लेजरिज्म, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. मोजाइक प्लेजरिज्म में आपने वही आइडिया कहीं और से उठा लिया अलग से, तो आपने एक पिक्चर क्रिएट करके दे दी, एक मोजाइक क्रिएट करके दे दिया. स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट क्यों है? कि हायर एजुकेशनल बॉडीज के पास अथॉरिटी नहीं होती है सुओ मोटो नोटिस देने की ऑन द एक्ट ऑफ प्लेजरिज्म. बिल्कुल होती है, बिल्कुल. दी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे हैव एन अथॉरिटी फॉर द सुओ मोटो नोटिस ऑफ एन एक्ट ऑफ प्लेजरिज्म कि हाँ जी इस बच्चे ने प्लेजरिज्म करा है तो वी कैन टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन 2 इज करेक्ट. So I hope things are clear with regards to जो हमने past years के जो December का था पेपर उसके एनालिसिस करे. If you still have any questions, you can drop it down in the comment section below and I'll try to reply for sure. Thank you so much. Till then, have a good day. Bye bye.